नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हिंदुस्तान के बगल में बसा हुआ बांग्लादेश, जिसका निर्माण 1971 में हिंदुस्तान की उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने करवाया था, पाकिस्तान से उसको अलग करके, बड़े ही बुरे दौर से गुजर रहा है। वहाँ की अर्थव्यवस्था डामाडोल थी, हालांकि कुछ मायनों में, कुछ पैमानों पर वो भारत से बेहतर भी थी। लेकिन 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या शरणार्थी वहाँ पे बसे हुए हैं बांग्लादेश में, जिसका एक बहुत बड़ा बोझ उस पर आ रहा था। प्राकृतिक विपदाएं बांग्लादेश पर खास मेहरबान रहती है। मैंने ईश्वर का देखा है कि जो सबसे गरीब रहते हैं उनके ऊपर कुदरत की मार भी सबसे अधिक पड़ती है। जो सबसे संपन्न देश रहते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो बांग्लादेश में पिछले बरस जो सत्ता पलट हुआ, जिसमें शेख हसीना की सरकार को पलट दिया गया, उनके खिलाफ इतना उग्र प्रदर्शन हुआ छात्रों का कि किसी तरह से फौजी हिफाजत में हेलीकॉप्टर से उड़ के वो हिंदुस्तान आई। यहाँ की एक एयरफोर्स की एयर स्ट्रिप पे, एक एयरपोर्ट पे वो किसी तरह से उनका हेलीकॉप्टर उतरा और तब से अभी तक वो हिंदुस्तान की शरण में बनी हुई है। बांग्लादेश में पिछले बरस अगस्त की बात है ये, तब से अब तक वहाँ के एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस, उनको अगुआ बनाकर, मुखिया बनाकर, वो प्रधानमंत्री नहीं बने हैं क्योंकि चुनाव नहीं हुआ है, उनको अगुआ बनाकर वहाँ पर एक कामकाजी सरकार चल रही है बांग्लादेश में। हिंदुस्तानियों को निशाना बनाया गया, हिंदुओं को मारा गया, हिंदू मंदिरों पर, मठों पर हमले हुए, सब चलते रहा। लेकिन सरकार ने कहा वहाँ की कि हम देख रहे हैं, हमारा आंतरिक मामला है, हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। तो करते रही सरकार वहाँ पर ये सब। लेकिन अब हालत ये हुई है, अब जब वहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं इस नई सरकार को आए हुए, जिसने शेख हसीना के बंगले पर कब्जा कर लिया। शेख हसीना के पिता, जिनको बांग्लादेश का राष्ट्र निर्माता कहा जाता था, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी प्रतिमाएं गिरा दी। अब वहाँ क्या हो रहा है, जो इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें जो वहाँ आज राज कर रही हैं, जो सत्ता में हिस्सेदार हैं, जो शेख हसीना के खिलाफ थी, उस सरकार को गिराने के, उनको भगाने के पीछे थी, जिन ताकतों ने पाकिस्तान की आज की हुकूमत से, वही पाकिस्तान जिससे अलग होकर जंग लड़कर पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा 1971 में बांग्लादेश बना था, वहाँ की इस्लामिक ताकतें आज पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की हिमायती हो गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ हो रही है जो बांग्लादेश के लिए खतरनाक है। ऐसी इस्लामिक ताकतों ने बांग्लादेश में रमज़ान के इस महीने में खान पान के सामान की जितनी दुकानें हैं उनको दिन भर बंद रखने का हुक्म दिया है, क्योंकि दिन भर जो लोग रोज़ा रखते हैं वो उपवास करते हैं, वो दिन भर कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो ऐसी दुकानों को रोजे के हिसाब से खोला और बंद किया जाए, यानी सूर्योदय के पहले तक चालू रखा जाए, उसके बाद पूरे समय बंद रखा जाए और सूर्यास्त के बाद खोला जाए। जो ऐसा नहीं करेंगे उनकी दुकानों को ज़बरदस्ती बंद करवा दिया जाएगा, ऐसे फतवे दिए जा रहे हैं, ऐसी धमकी दी जा रही है दुकानदारों को। और तो और जिस बांग्लादेश में 2 महिला प्रधानमंत्री हो चुकी हैं, उस बांग्लादेश में आज महिलाओं को कहा जा रहा है कि हिजाब ठीक से पहन के निकलें, बिना हिजाब के ना निकलें। हिजाब ठीक से नहीं पहना है ये कहते हुए एक किसी लड़की पर किसी ने हमला किया वहाँ पर ढाका यूनिवर्सिटी में। वहाँ के कर्मचारी ने बदतमीजी की, हिजाब ठीक से पहनने को कहा, बदतमीजी की उससे। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, लेकिन रात में ही सांप्रदायिक ताकतों ने थाने को घेर कर दबाव डालकर उसको छुड़वा लिया। अब हालत यह है कि उस छात्रा का मोबाइल नंबर चारों तरफ फैला दिया गया है
लोग फ़ोन करके उसको धमकी दे रहे हैं, और जिसको थाने से छुड़ा के लेके आ रहे हैं उसका सम्मान किया जा रहा है सार्वजनिक रूप से। आपको अंदाज है ना धर्मांध अपराधियों का सम्मान कैसे किया जाता है, कुछ लोगों का हिंदुस्तान में भी होता है। सवाल ये है कि जो बांग्लादेश शेख हसीना के हुकूमत से आज़ाद होकर एक नए किस्म की सरकार चलाने की बात कर रहा था, वो आज धर्मांध लोगों के हाथ में अगर पड़ रहा है, अगर वो बेकाबू हो रही हैं ताकतें, कट्टरवादी ताकतें, तो क्या हालत होने जा रही है इस देश की। हमने अफ़गानिस्तान को देखा है कि तालिबान ने उसकी क्या हालत कर रखी है। पाकिस्तान में हमने देखा है कि वहाँ महिलाओं को बहुत हद तक आज़ादी है, लेकिन गरीब महिलाएं जो हैं, गांव की महिलाएं, गरीब महिलाएं, उनको बराबरी के मौके नहीं मिलते और उनकी हालत ख़राब है। हम हिंदुस्तान में भी देखते हैं कि मुस्लिम तबके कुछ एक ऐसे हैं जो अपनी लड़कियों को हिजाब पहनने, बुर्का पहनने, इसके लिए दबाव डालते हैं और उन लड़कियों को आगे बढ़ने का, बराबरी का हक नहीं मिल पाता है। अब बांग्लादेश में वही हो रहा है। क्या हो रहा है ये? 21वीं सदी में, चौथाई सदी पूरी होने को है, अभी भी हम उन्हीं कट्टरपंथी ताकतों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। मुस्लिम समाज जगह जगह, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जगह जगह यातनाएं झेल रही है महिलाएं मुस्लिम राज के भीतर। ईरान में आपने देखा है ना कितना बड़ा आंदोलन महिलाओं का चला, हिजाब ठीक से न पहनने का आरोप लगाते हुए वहाँ की मॉरल पुलिस जो कहलाती है, उसने किस तरह से एक लड़की को मार डाला वहाँ जेल में ले जाकर। और उसके बाद से पूरे ईरान में जो महिला आंदोलन फैला है, ऐतिहासिक महिला आंदोलन कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ, तो क्या हालत वहाँ महिलाओं की करना चाहती है कट्टरपंथी सरकार। जहाँ जहाँ किसी धर्म का आतंक लोकतंत्र पर होता है, शासन व्यवस्था पर होता है, समाज पर होता है, चाहे वो धर्म कोई भी हो, धर्म का अस्तित्व ही कट्टरता पर टिका रहता है। अगर कट्टरता नहीं है तो फिर धर्म नहीं है। आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, पारसी जो हैं कोई धार्मिक हिंसा नहीं करते, तो धीरे धीरे धर्म खत्म हो रहा है। लोग शादी नहीं कर रहे हैं, धर्म खत्म होते जा रहा है, आबादी खत्म होते जा रही है। धर्म को जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए हिंसक होना जरूरी होते जा रहा है। हम देख रहे हैं पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अगर हम देखें तो जगह जगह, अधिकतर जगहों पे मुस्लिम ताकतें और हिंदुस्तान जैसे किसी जगह पर हिंदू ताकतें किस तरह से धर्म के नाम पर हिंसा कर रही हैं। और मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, अभी अपने आप को मैं सरहदों से परे मानता हूँ, लेकिन बसा हुआ हिंदुस्तान में हूँ। यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच जिस तरह से एक फतवे दिए जा रहे हैं, धार्मिक फतवे, जिस तरह की धार्मिक कट्टरता लागू की जा रही है, उसका नतीजा क्या निकलता है। मुझको लगता है कि ये बांग्लादेश में जो रमज़ान के समय दुकानें जो बंद की जा रही हैं, जितने घंटे उपवास है, 12 घंटे दुकानें बंद करो खाने पीने की, इससे मुझको याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ से कावड़िए निकल रहे हैं, सड़क के किनारे जो भी मुसलमान खाने पीने का सामान बेचते हैं वो बंद करो, जो नॉन वेज बेचते हैं उसको बंद करो। ये एक अलग बात है कि हिंदुओं की 50% से ज़्यादा आबादी जो है वो मांसाहारी है, लेकिन जब धर्म सिर चढ़कर बोलता है, जब धर्म संविधान को अपने पैरों तले कुचलता है, तो फिर और किसी को भी हम इजाज़त नहीं देंगे खाने की, किसी मुस्लिम को बेचने की इजाज़त नहीं देंगे, किसी भी मुस्लिम को मांसाहार खाने की इजाज़त नहीं देंगे। आज किस मुंह से मैं बांग्लादेश के इस बैन की जो कट्टरपंथी ताकतें लगा रही हैं, किस मुंह से इसकी निंदा करूं। मैं तो हमारे ही इधर देखते रहता हूं कि इन दिनों पे नॉन वेज न बेचा जाए, इस सड़क पे मुसलमान दुकान न लगाएं,
इस सड़क पे खाने पीने की जगहों पे जितने कर्मचारी हैं उनके नाम लिखे जाएं। क्या मकसद है उसका? यही कि अगर कोई मुस्लिम नाम दिखे कर्मचारी का तो न घुसे उसमें हिंदू, यही मकसद है उसका। तो कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जो बांग्लादेश में अभी कर रही हैं, जो यूपी में रेगुलर करते रहती हैं, जो अफ़गानिस्तान में कर रही हैं, कट्टरपंथ के खतरों से जो लोकतंत्र सबक नहीं लेते हैं वो ऐसे ही कट्टरपंथ के शिकार होते हैं। पाकिस्तान में कम था कट्टरपंथ, अफ़गानिस्तान में और ज़्यादा था। कहाँ पहुँचा है आज अफ़गानिस्तान देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अगर खाने पीने की मदद न करें तो अफ़गान नागरिक भूखे ही मर जाएंगे। उस देश का कोई भविष्य नहीं रह गया, उसका तो वर्तमान भी नहीं रह गया है। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, जो बीते हुए कल के एक धर्म की कुछ मान्यताओं को लेकर आने वाले कल को तय करना चाहते हैं, उनका आने वाला कल भी तय नहीं हो सकता, आज का दिन भी तय नहीं हो सकता। वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है जब किसी शासन व्यवस्था की जगह, कानून की जगह धार्मिक मान्यताओं की कट्टरताओं को लागू करने की कोशिश होती है, जो हो रही है अभी बांग्लादेश में। महिलाओं के हिजाब को लेकर वैसी ही मॉरल पोलिसिंग हो रही है जैसी अफ़गानिस्तान में चल रही है, जैसी अफ़गानिस्तान में तो और एक दर्जे आगे है जैसी ईरान में चल रही है। यही हाल होता है, बांग्लादेश उसी रास्ते पर चल रहा है। धार्मिक कट्टरता लोकतंत्र को घसीट कर कीचड़ में पटक पटक कर मारती है, और धार्मिक कट्टरता को बड़ा मजा आता है लोकतंत्र को पीटने में। मैंने देखा हुआ है, जब जब धार्मिक कट्टरता जिस जगह पर, जिस शहर में, जिस उपासना स्थल पर, जिस मंदिर मस्जिद पर जहाँ भी हावी होती है, आप जान लीजिए कि बहुत से लोगों के आगे बढ़ने का रास्ता रोक देती है वो कट्टरता, और लोगों को लगता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अभी देखा फेसबुक पर कि चीन जो है फलाने फलाने देश में जाके हजारों फीट की गहराई पे रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ धातुओं को ढूंढ रहा है। अमेरिका है वो यूक्रेन में जाकर वहाँ गहरे गड्ढे खोद के हजारों फीट गहरे वहाँ से दुर्लभ धातुएं निकालने जा रहा है, समझौता कर रहा है यूक्रेन से। कुछ दूसरे लोग हैं, दूसरे देशों के कुछ दूसरे लोग हैं जो एक धर्म स्थल के नीचे किसी दूसरे धर्म स्थल को ढूंढ के मस्त हैं। वहाँ कोई छोटी सी एक प्रतिमा निकल आती है, कोई निशान मिल जाता है, एक कोई लिखा हुआ कागज तो नहीं मिलता लेकिन कोई ईंट मिल जाती है, उसी में मगन है। वही उनके लिए दुर्लभ धातु है, उसी से ईवी की बैटरी बनेगी, उसी से सोलर पैनल बनेंगे, उसी से कंप्यूटर मोबाइल फोन बन जाएंगे उनके। धार्मिक कट्टरता तर्क शक्ति, न्याय शक्ति, वैज्ञानिक चेतना, इन सब को पटक पटक कर मारती है। सड़क किनारे के कीचड़ के जो डबरे रहते हैं उनमें ले जाके वहाँ पटक पटक कर मारती है। सोच लीजिए, जो यूपी में हो रहा था वो बांग्लादेश में हो रहा है। सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि यूपी की खबरें वहाँ तक बांग्लादेश तक नहीं पहुँचती थी। अब बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के किसी और हिस्से के लोग सीख लेंगे। खराब नौबत है ये। आप या तो धार्मिक कट्टरता को मान लीजिए या लोकतंत्र और संविधान को। कोई चारा नहीं है, इसके बीच कोई रास्ता नहीं है, इन दोनों का सह अस्तित्व नहीं है। और जहाँ कहीं धार्मिक कट्टरता हावी होगी वो सबसे पहले संविधान, कानून के राज, न्यायप्रियता, वैज्ञानिक चेतना, इन सब को ले जाके मारेगी डबरे में डुबा डुबा कर कीचड़ में। सोच के देखिएगा इस बारे में। आपको मेरी बात अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या कहना है आपका जो मैं कह रहा हूँ इस बारे में। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप दोपहियों पर चलते हैं
तो हेलमेट लगा कर रखिए, चाहे आप चलाएं चाहे पीछे बैठें। इसलिए कि किसी दुर्घटना की हालत में हेलमेट हो सकता है सिर की चोट से आपको बचा ले, आपकी ज़िंदगी बच जाए, आपको पैरालिसिस होने से बच जाए, आप कोमा में जाने से बच जाए, आपका आधा हिस्सा बदन का, आपके शरीर के कई अंग काम करना बंद न करें। सिर की चोट बहुत खतरनाक होती है और हेलमेट न रहने से सबसे पहला खतरा उसी का रहता है। सोच के देखिएगा, पुलिस आपको जो हेलमेट लगाने कहती है, पुलिस की ज़िंदगी दांव पे नहीं लगी है, ये आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपका अपना सिर है। आपके घर वाले बिना हेलमेट के निकलते हैं तो उनको रोकिए, हेलमेट पहना के भेजिए ताकि वो वापस लौट सकें जिंदा। उनका सिर फटे हुए तरबूज की तरह वापस ना आए कि जिसको आप देख भी ना सकें। फिर मिलेंगे।